इंडिया के जीडीपी की 7.8% ग्रोथ हो गई है। और दोस्तों ये कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, हम वो देखने की कोशिश करेंगे अपनी वीडियो में। और हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आखिर जीडीपी में इतनी ग्रोथ क्यों हुई है, उसके रीजन क्या हैं, सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। दोस्तों आपका द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस में स्वागत है। मेरा नाम नासिर सैफी है और हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं फीडबैक आईएएस के ऊपर। मेरी जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो है दोस्तों, उस पर बहुत क्वेरी आ रही है कि सर इसका जो है पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ जो हम डेली क्लास ले रहे हैं उसका पीडीएफ कहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है डेली टेलीग्राम पर आप ले सकते हैं। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है फीडबैक आईएएस को, उस पर जाकर देखिएगा, आपको डेली इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल मिस मत करिए और वहां पर आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं द हिंदू के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। यूपीएससी पर्सपेक्टिव तो वहीं अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। हम डेली द हिंदू का करंट अफेयर्स ला रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। हमें पता है करंट अफेयर्स कितना बड़ा रोल निभाता है अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स की क्लासेस दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आज जो हमने आर्टिकल लिए दोस्तों, 4 आर्टिकल लिए पूरे द हिंदू के न्यूज़पेपर को हम एनालाइज करते हैं या हमारी टीम पूरा एनालाइज करती है। जब हम इसको यहाँ पर लेके आते हैं कि आखिर कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो यूपीएससी में आ सकते हैं। हमारा जो क्लासेस होती है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं होती है, वो मेंस ओरिएंटेड भी होती है, प्री कम मेंस होती है। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं या हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपका सिर्फ प्रीलिम्स में फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, आपका मेंस में भी उतना ही फ़ायदा होगा। और आपको पता होगा दोस्तों, जैसे हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है तो उस पर बहुत क्वेरी आ रही है और उसको बहुत प्यार दिया जा रहा है। तो प्लीज़ हमारे जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है उसको जाकर देखें, हमारी वेबसाइट विजिट करें www.feedbackias.com पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं, उसके फीचर्स देख सकते हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने उस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और जो लोग बहुत वीक हैं आंसर राइटिंग में, उनके लिए ये प्रोग्राम एक पेनिशिया साबित हो सकता है, उनके लिए ये प्रोग्राम एक रामबाण साबित हो सकता है। प्लीज़ इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करें ना करें, लेकिन आप इस प्रोग्राम को देखें ज़रूर। इस प्रोग्राम के अंदर है क्या क्या, हमारी टीम ने और मैंने इसको बहुत डिटेलिंग में इसको प्रिपेयर किया है दोस्तों। जैसा पता होगा मैंने यूपीएससी की जर्नी को जिया है, मैंने यूपीएससी की जर्नी को मतलब ऐसे लाइव जिया है, तो मुझे पता है कि बच्चों को प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। तो हम उसी चीज़ों को हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने प्रॉब्लम फेस की हैं, जो मेरे सामने प्रॉब्लम फेस आई हैं, हम उसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आते हैं दोस्तों। तो ये आंसर राइटिंग जो है एक सॉल्यूशन है, जो आंसर्स नहीं लिख पाते हैं दोस्तों। शुरू में क्या होता था, इनिशियली मैं 2 लाइन नहीं लिख पाता था आंसर्स की, तो मैंने इसलिए कि आप अगर इनिशियली में अगर आप अच्छे आंसर लिखने लगेंगे तो आपका जो प्रीलिम्स या मेंस की हम बात करते हैं या यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी निकलना आपका तय है। आप लेकिन सक्सेस रेट तो इसमें दोस्तों कितना है, सक्सेस रेट 0.01% है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपको पैटर्न पता होगा, आपको क्वेश्चन पता होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे पर डे, तो आपको यूपीएससी निकालने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यूपीएससी डिमांड क्या करती है, यूपीएससी डिमांड करती है, एक तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए चीज़ों पे, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस के अंदर क्या क्या है। और दूसरी चीज़ें दोस्तों, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। चाहे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन ले लें, चाहे मेंस के क्वेश्चन ले लें, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप
जितना आप पॉलिश करेंगे खुद को उतना ही आप निखर के आएंगे और आप उतने ही अच्छे आंसर लिख पाएंगे। आगे बढ़े और समझने की कोशिश करते हैं मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हम क्विकली देख लेते हैं कि आखिर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं क्या। तो क्विकली देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्या। जैसा मैंने बताया था दोस्तों, हमारा जो है जीडीपी ग्रोथ कितना हो गया है, 7.8% हो गया। ये Q5 की बात करें सबसे लार्जेस्ट है, इससे पहले इतना जीडीपी ग्रोथ नहीं हुआ। तो इंडिया Q1 अप्रैल एंड जून जीडीपी ग्रोथ, तो अगर हम Q5 की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा है। अब क्वार्टर क्या होता है दोस्तों, क्वार्टर होता है 3 मंथ का जो पीरियड होता है उसको क्वार्टर बोलते हैं। तो अप्रैल टू जून क्या है दोस्तों, 2025 जीडीपी ग्रोथ कितना हो गया है, 7.8% हो गया। और दोस्तों ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जीएस पेपर 3 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आखिर कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें हाई ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी इतनी ग्रोथ हुई है। और हम समझने की कोशिश करेंगे इसके सामने ड्राइवर कौन से थे, ग्रोथ के जो ड्राइवर हैं वो कौन से हैं, और हम इसमें समझेंगे चैलेंजेस क्या हैं, इसमें जो जीडीपी ग्रोथ है उसके सामने चैलेंजेस क्या हैं। सारी चीज़ें दोस्तों हम डिटेल में समझने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो जो होने वाली है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फीडबैक आईएएस को जरूर सब्सक्राइब करें। फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और शेयर करते रहें। शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको अर्लियर वीडियोज में बताया दोस्तों, शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम करंट अफेयर्स इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर ये शेयर नहीं होगा, जिन बच्चों को हमारे करंट अफेयर्स की ज़रूरत है अगर उन तक ही नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक नहीं पहुंचेगा दोस्तों, तो ये हमारी जो मेहनत है उस पर पे ऑफ नहीं होगा। हम लास्ट माइल तक अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो तक पहुंचाना चाहते हैं। अब हमारा जो दूसरा आर्टिकल दोस्तों, वो तो आप ये मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ थी दोस्तों, कितनी है सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 34 जज की, और वो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी हो गई है, 34 जज हो गए। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में बताया था कि 2 जो हाई कोर्ट के जज हैं, पटना के हाई कोर्ट के जज हैं और बॉम्बे के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनको क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया है। तो 34 जज रिटर्न हो गई है। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। हम कॉलिंजम की बात करेंगे, हम जो डिसेंट किया है उनकी बात करेंगे। तो सारा चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इवन दोस्तों अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। आखिर ये आर्टिकल ऐसे भी पढ़ा जा सकता है या आर्टिकल का ये एंगल भी हो सकता है, तो आप वो देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। और हमारा तीसरा आर्टिकल क्या है दोस्तों, तीसरा आर्टिकल अगर आप वुमेन के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, वुमेन का जो लेबर फोर्स रेशियो वो काफ़ी कम है मेल से। तो क्या है, वुमेन बायोटेक जो साइंटिस्ट हैं वो अभी भी वेट कर रही हैं। उनको जो रिसर्च की हम बात करते हैं, R&D की बात करते हो, R&D में मेल का परसेंटेज कितना है दोस्तों, सिर्फ 80% है। कितना, 80%। तो हम सारी चीज़ें इसको डिटेल में देखने वाले हैं। और दोस्तों जैसा आपको पता होगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ हैं, टोक्यो विजिट पर हैं, जापान विजिट पर हैं। तो जापान के साथ कौन कौन से पैक्ट हुए, मैंने कल बताया था। इंडिया और जापान के रिलेशनशिप पे मैंने कल की वीडियो में बताया था कौन कौन से जो एग्रीमेंट है वो साइन हुए। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं दोस्तों एडवांस लो कार्बन टेक्नोलॉजी। जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी है उस पर जो पैक्ट साइन हुए उसको हम डिटेलिंग में समझना चाहते हैं। वो डिटेलिंग में मैं समझाऊंगा आपको, कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझाऊंगा। और कैसे दोस्तों, और ये मैं क्या करूंगा, आपको
पूरा इवेल्युएट करूंगा कि आखिर इस आर्टिकल में है क्या। तो ये मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं ये दोस्तों। ये किसके लिए, ये भी जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है और ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये दोस्तों जीएस पेपर 2 और जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप जापान की लोकेशन देखें तो जापान की जो लोकेशन है वहाँ आपको लोकेशन पता होना चाहिए, आपको ज्योग्राफिकल रीजन पता होना चाहिए और जो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जापान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई इज इम्पोर्टेंट जापान फॉर इंडिया। तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, व्हाट इज द फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम द टुडे द हिंदू न्यूज़पेपर। आज जो डेट हो रही है दोस्तों, कितनी हो रही है, आज डेट हो रही है 30 अगस्त। हम 30 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, डेली हम एनालिसिस कर रहे हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर को। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। जैसा दोस्तों आपको पता होगा, मैंने शुरू में ही, आज मैंने जो शुरुआत की है मैंने उसमें ही आपको बताया कि कैसे जो है हमारा जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। हम क्वार्टर 5 में, अगर हम लास्ट क्वार्टर 5 देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है क्वार्टर 5 की। अभी क्या चल रहा है दोस्तों, क्वार्टर 1 चल रहा है। हम क्वार्टर 1 के अगर हम अप्रैल से जून तक का देखें तो उसमें अगर हम ग्रोथ देखें तो कितनी हुई है, 7.8% हुई है। इंडिया क्वार्टर 1 अप्रैल टू 2025 की ग्रोथ कितनी हुई है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ 7.8% हुई है। अप्रैल टू जून की बात करते हैं दोस्तों, ये हाईएस्ट क्वार्टर है। अगर हम लास्ट 5 क्वार्टर्स को देखें तो ये हाईएस्ट क्वार्टर है। अब हम दोस्तों ये समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से सेक्टर हैं और कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो हम वो समझते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा आपको पता होगा जो हाईएस्ट ग्रोथ हुई है मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है और ये सर्विसेज है। इन सेक्टर्स में क्या है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जीडीपी ग्रोथ। हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है और उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर कौन से ड्राइवर हैं जिनकी वजह से ग्रोथ हुई है और फिर समझेंगे चैलेंजेस क्या हैं। तो सारी चीज़ें दोस्तों एक एक करके हम डिटेल में समझने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्लास यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से सेक्टर हैं। तो दोस्तों सेक्टर वाइज टेबल मैंने बनाई है, आपको इजी समझ में आए। मैं इसको दोस्तों टेक्स्ट में भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ये आपके लिए टेबल बनाई इसलिए कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बैठे, आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन सही कर पाएँ और आप जो है मेंस के लिए डाटा अच्छे से लिख पाएँ। तो मैंने इसलिए ये टेबल बनाई है। तो आपके लिए हम जो भी कर रहे हैं, आप हमारी ऑडियंस हैं तो हम आपके लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप जो भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ें और हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको अंडरस्टैंड हो और आप समझें कि आखिर हम क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सारी चीज़ें इधर उधर की नहीं पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है दोस्तों, बस हम वही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेक्टर वाइज टेबल देखें दोस्तों। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, अगर हम क्वार्टर 1 2025 की बात करते हैं, अप्रैल से लेकर जून की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, तो ये सबसे हाईएस्ट ग्रोथ सेक्टर है। तो कितनी ग्रोथ हुई है दोस्तों, 7.7% हुई है। कितनी, 7.7% हुई है, फास्टर देन लास्ट क्वार्टर। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें अभी कितनी है, अभी हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 7.7% है। और अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें, लास्ट क्वार्टर में कितनी ग्रोथ थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दोस्तों, थी 4.8%। कितनी थी दोस्तों, 4.8%। आप बिल्कुल ऐसा मान लीजिए ये बिल्कुल नियरली डबल हो गई है। नियरली क्या डबल हो गई है, 7.7% हो गई है। तो हाईएस्ट ग्रोथ है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन है
हमेशा दोस्तों मेरा एक दोस्त है वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, हमेशा मुझसे बोलता है आप कंस्ट्रक्शन में आइए, उसकी ग्रोथ बहुत है, उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम हो रहा है। आई नो, मैंने उससे बोला कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन मेरा जो पैशन है वो टीचिंग है ना कंस्ट्रक्शन के काम में। तो मुझे पता है, आई नो कि कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ग्रोथ है। तो कंस्ट्रक्शन में कितनी ग्रोथ हुई है दोस्तों? कंस्ट्रक्शन में जो ग्रोथ हुई है 7.6% हुई है। क्या है? 7.6% है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है बट लोअर देन द लास्ट ईयर। अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते तो लास्ट ईयर जो कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ थी दोस्तों 10.1% थी। अभी जो कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ है 7 पॉइंट कितनी है 8% है, सॉरी 7.6%। अभी जो कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ है 7.6% है, लास्ट ईयर 10.1% थी। स्ट्रॉन्ग है बट लोअर है लास्ट ईयर से। अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं दोस्तों, सर्विसेज के अंदर अभी जो ग्रोथ है क्वार्टर वन में कितनी ग्रोथ है? क्वार्टर वन में बहुत हाईएस्ट ग्रोथ है, क्वार्टर वन में 9.3% है। कितनी? 9.3% है। अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज क्या है दोस्तों? सर्विसेज जो है ये जितनी भी सेक्टर्स है उसमें स्टार परफॉर्मर है। क्या है? स्टार परफॉर्मर है। 9.3% ग्रोथ हुई है। कितनी? 9.3%। अब हम इसके सब कंपोनेंट देख लेते हैं। अगर हम सर्विसेज के सब कंपोनेंट देखेंगे, पब्लिक एडमिन और डिफेंस एंड अदर्स की बात करते हैं दोस्तों 9.8% है, जो 3 साल में सबसे ज़्यादा हाई है। क्या है? 3 ईयर में सबसे ज़्यादा हाई है। अगर हम फिनांस की बात करेंगे, रियल एस्टेट की बात करेंगे और जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं उसकी बात करेंगे तो दोस्तों उसकी ग्रोथ कितनी हुई है? उसकी जो ग्रोथ है 9.5% है। और अगर हम 2 साल में देखें ये हाईएस्ट ग्रोथ है। किस में? अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, अगर हम फिनांस की बात करते हैं, अगर हम प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अगर हम ट्रेड की बात करें या होटल्स की बात करें या ट्रांसपोर्ट की बात करें या कम्युनिकेशन की बात करें, उसमें कितनी ग्रोथ हुई है दोस्तों? उसमें जो ग्रोथ हुई है 8.6% हुई है। और ये भी 2 साल में सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ वाला सेक्टर है। क्या है? सर्विसेज में हाई ग्रोथ है। अगर हम यूटिलिटीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या गैस की बात करें या वाटर की बात करें तो उसमें जो ग्रोथ हुई है दोस्तों 0.5% है। शार्प शो डाउन। क्या है? शार्प शो डाउन। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों कौन कौन से जो सेक्टर हैं उसमें हाई ग्रोथ हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और जो सर्विसेज हो गए, और सर्विसेज में जो सब कंपोनेंट हैं वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो मैंने एक ये टेबल बना के आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ें और समझने की कोशिश करते हैं पॉलिसी एंड इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं और इसके पॉजिटिव ड्राइवर क्या हैं। कौन से जो पॉजिटिव ड्राइवर हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इतनी जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या हम जिसको जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी इतना कैसे हो गई है दोस्तों? जीडीपी होता क्या है? व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? जो दोस्तों हमारे देश में क्या जितने भी फिनिश चीज़ें, फिनिश प्रोडक्ट हैं, रॉ मटेरियल नहीं, जो फिनिश प्रोडक्ट हैं उनको क्या होता है, उनका जो वैल्यू होता है, जो सारा हम वैल्यू निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होता, खाली जो फिनिक्स प्रोडक्ट हैं जो हमने बिल्कुल बना दिए हैं प्रोडक्ट को, उसको क्या बोलेंगे? हम जीडीपी बोलेंगे। अब इसका हम पॉजिटिव ड्राइवर देखते हैं। व्हाट इज द पॉजिटिव ड्राइवर? सबसे बड़ा जो ड्राइवर है दोस्तों हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो हमारे डोमेस्टिक चीज़ें हैं उसकी डिमांड क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे बड़ा ये क्या कहते हैं पॉजिटिव ड्राइवर है। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट ने किया क्या है? गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स को कट किया है। अब इनडायरेक्ट टैक्स को कट करने से क्या होगा? मान लीजिए जीएसटी को कट कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर जीएसटी क्या किया 28% जीएसटी लग रहा है, अब उसको 18% कर दिया तो क्या होंगे दोस्तों? जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो चीप हो जाएंगे। जहां 28% लग रहा था वहां अब क्या लग रहा है? वहां 18% लग रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? जो गुड्स होंगे वो चीप हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट के डिसीजन से अगर गवर्नमेंट गुड्स क्या होंगे? चीप हो जाएंगे तो उसकी क्या है?
डिमांड मार्केट में बहुत होगी। क्या होगी? डिमांड मार्केट में होगी। और तीसरा सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों, ग्लोबली क्या हो रहा है, और अगर हम इंडिया की बात भी करते हैं, सर्विसेज बहुत बूम हो रही हैं। सर्विसेज क्या हो रही है दोस्तों? सर्विसेज में ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, सर्विसेज जो है स्टार परफॉर्मर है। सर्विसेज क्या है? 9.3% की ग्रोथ हुई है, और वो क्या है? स्टार परफॉर्मर है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो सर्विसेज सबसे आगे है। अगर हम चैलेंजेस देखें दोस्तों, चैलेंजेस सबसे बड़ा जो चैलेंजेस इस वक्त है वो है जो यूएस ने टैरिफ लगाए। यूएस ने कितना टैरिफ लगाया? यूएस ने टैरिफ लगाए 50% प्लस पेनल्टी लगा दिया है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था दोस्तों, यूएस की वजह से सबसे वर्स्ट हिट जो सेक्टर है वो कौन से हुए? 48 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है उसको सबसे बड़ा थ्रेट है। जब 50% का टैरिफ लगा दिया यूएस ने, तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और इंडिया क्या कर रही है? जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो मेजर कर रही है। क्या क्या कर रही है इंडिया की गवर्नमेंट? ये जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उसको, जो जितने सेक्टर को पेन में है उनको रिलीफ प्रोवाइड करे, उनको ईज दे। और अगर आरबीआई का क्या काम होता है, आरबीआई क्या करे? उनको क्रेडिट दे। क्या करे? उनको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाए, तो उससे क्या हो। और तीसरी चीजें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें डाइवर्सिफिकेशन लानी चाहिए। जो हमारे जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, हमें सिर्फ यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें बहुत सारे जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ेगा। और हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें सेल्फ जो रिलायंस है उस पर फोकस करना पड़ेगा, जिससे हमारा एक्सपोर्ट रिड्यूस हो। ये सारी चीजें हमें करना पड़ेंगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दोस्तों? यूएस टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट हर्ट लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट यूनिट। मैंने जैसा आपको दोस्तों कल बताया था, सबसे ज्यादा जो हर्ट हो रहा है वो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं या लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री हैं वो हर्ट हुई हैं, ना कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री को इतना फर्क नहीं पड़ा है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री को मॉडरेट उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन जो कैसी इंडस्ट्री हैं, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हैं, उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। आप हमारी अगर यूएस टैरिफ के ऊपर डिटेलिंग में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने कल उसमें बताया है कैसे कैसे फर्क पड़ने वाला है। अगर हम मॉडरेट किसको फर्क पड़ रहा है, वर्स्ट हिट कौन से सेक्टर हैं, सारी चीजें हमने डिटेलिंग में बताई हैं। अगर दूसरा चैलेंज देखें तो दूसरा चैलेंज क्या है दोस्तों? यूटिलिटी स्लो डाउन। जो यूटिलिटी है दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, मैंने जैसे बताया दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी है या गैस है या वाटर है, उसकी जो ग्रोथ है दोस्तों वो बहुत स्लो डाउन हो गई है, 0.5% हो गई है। तो क्या है दोस्तों, यूटिलिटी जो है स्लो डाउन हो रही है। मे सिग्नल वीक इंफ्रा इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या सिग्नल कर रही है कि जो है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है? वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, अगर हम गैस की बात करते हैं, तो सारी चीजें क्या है? वीक है। टेम्पोररी डिप इन डिमांड बिफोर द जीएस काउंसिल डिसीजन। तो क्या है, जब जीएस काउंसिल का डिसीजन आता है उससे पहले क्या है, टेम्परेरी डिमांड कम हो जाती है। गवर्नमेंट का क्या व्यू है? इंपैक्ट टेम्परेरी फेस्टिवल सीजन डिमांड विल रिकवर। अभी क्या है, जो डिमांड है वो कम है, जैसे ही फेस्टिवल सीजन आता है तो डिमांड क्या है? बढ़ेगी। तो आप इसको निमोनिक में याद रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं एमसीएच। एमसीएच जो है ग्रोथ ड्राइवर है किसके? जीडीपी के। इंडिया की जीडीपी का अगर ग्रोथ ड्राइवर का निमोनिक बनाए तो एम से हो गया मैन्युफैक्चरिंग, सी से हो गया कंस्ट्रक्शन, और एस से क्या हो गया? सर्विसेज। दोस्तों आर्टिकल क्या है दोस्तों? जैसा आपको पता होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है आपको अगर मालूम हो, आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी हो, या करंट अफेयर्स को आप दोस्तों डेली फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है दोस्तों? 34 है। 34 स्ट्रेंथ होती है। अब ये इसी चीज के ऊपर हमारा आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या पूरी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की क्या स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गई है, इसी चीज के ऊपर हमारा आर्टिकल है। हम समझने वाले हैं और इसके सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, और हम देखेंगे कि कौन से जो जज हैं वो डिसेंट किया है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 2 जज को, अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, और अगर हम बात चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया गया बाय द कॉलेजियम। अगर हम समझे इसके ऊपर हमारा आर्टिकल क्या है, एससी रिटर्न टू द फुल स्ट्रेंथ ऑफ
34 विथ 2 न्यू जजेस। तो 2 नए जज की वजह से क्या हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो फुल हो गई है, वो कंप्लीट कर ली है उन्होंने स्ट्रेंथ अगेन। पहले हुआ करती थी, अभी नहीं थी। तो कितने 34 जजेस हो गए। अगर हम हेडलाइन की समराइज देखें, आर्टिकल का जो हमारी हेडलाइन है उसको अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो आपको जैसे पता होगा 2 नए जज को क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो पटना के, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन से दोस्तों, जस्टिस आलोक अराधे हो गए और जस्टिस विपुल पंचौली हो गए, जिसको अपॉइंट किया गया था बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के द्वारा। किसके, बी आर गवई के द्वारा किया गया था। और फुल स्ट्रेंथ हो गई है 34 जजेस की। जो जस्टिस पंचोली हैं या जस्टिस जो पंचोली हैं वो क्या है, सीजीआई बन सकते हैं 2031 में। क्या बन सकते हैं, 2031 में सीजीआई बन सकते हैं अंडर द सीनियरिटी नॉर्म्स की वजह से। अगर हम सीनियरिटी नॉर्म्स देखें तो वो सीजीआई बन सकते हैं। अपॉइंटमेंट हेड कॉलेजियम डिसेंडमेंट, जब इन दोनों जज का क्या हो रहा था, अपॉइंटमेंट कर रही थी कॉलेजियम, तो उसमें एक डिसेंट हुआ था। किसने डिसेंट किया था, कौन से जस्टिस थी जिन्होंने डिसेंट किया था दोस्तों, जस्टिस बीबी नागारंता। जस्टिस बीबी नागारंता थी, उन्होंने अपोज किया था। तो आगे बढ़े और हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों जुडिशियल स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज जुडिशियल स्ट्रेंथ। जैसा मैंने बताया 34 जजेस हो गए और फुल स्ट्रेंथ हो गई है। तो 33 तो जजेस हैं और एक सीजीआई है, तो कितना हो गया, 34 जजेस हो गए और ये सैंक्शन किया गया, फुल स्ट्रेंथ हो गई है। विद दीज अपॉइंटमेंट एससी इज द फुल स्ट्रेंथ, एससी इज फुल स्ट्रेंथ। ऐसा बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि सुप्रीम कोर्ट में फुल स्ट्रेंथ होती है। अभी क्या हो गया, फुल स्ट्रेंथ हो गई है और ये रेयर सिचुएशन है। विल रिमेन अंटिल द सीजीआई गवाई रिटायर्स। और ये कब तक रहेगा दोस्तों, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या हो जाते हैं, रिटायर नहीं हो जाते। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब रिटायर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों रिटायर होंगे नवंबर 23 2025 में रिटायर होंगे, जब तक फुल स्ट्रेंथ रहेगी सुप्रीम कोर्ट की। अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है, अर्लियर मैंने दोस्तों कल ही आपको वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कैसे किया जाता है। आप मुझे बताइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कैसे किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को जो अपॉइंट किया जाता है दोस्तों, वो कॉलेजियम सिस्टम में अपॉइंट किया जाता है। और कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, 5 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं, जिसको कौन हेड करता है, जिसको हेड करता है हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो इसको क्या करते हैं, वो इसको हेड करते हैं। बाय द कॉलेजियम सिस्टम 5 मोस्ट सीनियर जजेस। जस्टिस अराधे क्या है दोस्तों, सीनियर है, रैंक 3 है अमंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने कल भी बताया था कि जो जस्टिस अराधे हैं वो क्या है, नंबर 3 पे आते हैं। अगर हम पूरे सब हाई कोर्ट को मिला लें तब चीफ जस्टिस हैं। और अगर हम जस्टिस पंचोली की बात करें, रैंक 19 पे आते हैं चीफ जस्टिस एंड 15 अमंग द एससी जजेस नेशन वाइड। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो दोस्तों आपको स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा कॉलेजियम कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, क्या कॉलेजियम कंपोजिशन, और दूसरा सीनियोरिटी जो नॉर्म्स है आपको पता होना चाहिए। और ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, जो हमारी वुमेन साइंटिस्ट हैं उनको जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो फंड मिलना था वो अभी तक फंड नहीं मिला है। कौन से प्रोग्राम के अंदर मिलना था दोस्तों, कौन सी मिनिस्ट्री देनी थी या कौन से डिपार्टमेंट को देना था, हम वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे डिले क्यों हो रहा है, और जो वुमेन है, वुमेन साइंटिस्ट हैं आखिर छोड़ कर क्यों जा रही हैं, और हम देखेंगे कितना उनको पेमेंट मिलना है, कितना उनको क्या मिलनी है, कितना उनको पेमेंट मिलना है। तो आगे देखें और फंड कितना मिलना है। तो हमारा अगला आर्टिकल क्या है, वुमेन बायोटेक साइंटिस्ट अबेट फॉर द फंड और फॉर रिसर्च के लिए क्या है, अभी भी वो फंड का क्या कर रही हैं, वेट कर रही हैं। अगर हम देखें तो दोस्तों 2011 में
किसने? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। तो कौन सा प्रोग्राम था दोस्तों? वो प्रोग्राम था बायोकेयर। बायोकेयर का प्रोग्राम लॉन्च किया। उसके अंदर क्या, जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है दोस्तों? जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम का एम क्या था और इस प्रोग्राम को आखिर डिले क्यों किया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम का जो एम था वो दोस्तों ये था, कैरियर डेवलपमेंट करना था। जो अनएम्प्लॉयमेंट साइंटिस्ट थे उनको क्या करना था? कैरियर डेवलपमेंट करना था, उनके कैरियर को डेवलप करना था। तो सबसे बड़ा इसके अंदर कितनी ग्रांट दी जा रही थी और पर मंथ क्या दिया जा रहा था दोस्तों? इसके अंदर जो ग्रांट दी जा रही थी 60 लाख रुपए दिए जा रहे थे 3 साल में। कितना? 3 इयर्स में 60 लाख रुपए की ग्रांट दी जा रही थी और 75,000 पर मंथ दिया जाना था। क्या दिया जाना था? जैसे आप दोस्तों देख रहे होंगे 60 लाख ग्रांट फॉर 3 इयर्स एंड इंक्लूडिंग 75,000 पर मंथ, 75,000 पर मंथ सैलरी, 75,000 पर मंथ सैलरी इसमें देनी थी। तो अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों डिले क्यों हो रहा है, करंट इशू क्या है, व्हाट इज द करंट इशू। अगर हम करंट इशू की बात करें दोस्तों, जो 75 वुमेन साइंटिस्ट हैं इसमें सिलेक्ट की गई। कितनी वुमेन साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया गया दोस्तों? 75 जो वुमेन साइंटिस्ट हैं उनको सिलेक्ट किया गया था। लेकिन जो फंड है दोस्तों अभी तक रिलीज नहीं किया गया। जो फंड का सैंक्शन करना था वो अभी तक नहीं हुआ है, इवन आफ्टर द 5 मंथ। 5 महीने हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन फंड्स को क्या किया गया है? रिलीज ही नहीं किया गया है। 75 वुमेन साइंटिस्ट को तो सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन फंड्स हैज नॉट यट रिलीज। अगर हम आगे देखें तो साइंटिस्ट अनेबल टू स्टार्ट रिसर्च। साइंटिस्ट क्या है? रिसर्च अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाई हैं। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या है? छोड़ दिया है, क्विट दिस अपॉर्चुनिटी। उसका क्या रीजन है दोस्तों? इंक्लूडिंग पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, उन्होंने जो फेलोशिप है वो भी छोड़ दिया ड्यू टू द कंडीशन ऑफ एक्सक्लूसिविटी। अब डीबीटी सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं? डीबीटी सेक्रेटरी कह रहे हैं फंड्स टू बी रिलीज विद इन 10 डेज, फंड्स टू बी रिलीज विद इन 10 डेज, फंड्स टू बी रिलीज इन 10 डेज। सेक्रेटरी ने क्या कहा है? फंड जो है वो रिलीज किया जाएगा 10 दिन में। रीजन फॉर डिले क्या बताया था? उसका जो रीजन है चेंज इन फंड डिसबर्स्ड, चेंज इन फंड डिसबर्स्ड सिंस नवंबर 2024। आगे बढ़े। अगर हम 2020 से 2024 की बात करें तो जो 50 वुमेन साइंटिस्ट हैं उनको क्या हुआ है? बेनिफिट हुआ है इस प्रोग्राम से। कितनी? 50 वुमेन साइंटिस्ट। टॉपिक है दोस्तों जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, जैसे आपको पता होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ गए? वो टोक्यो गए, वो जापान की विजिट पर गए। जो एनुअल बायलैटरल समिट होती है उसको अटेंड करने गए। तो वहां पर कौन कौन से पैक्ट साइन हुए उसके बारे में देखते हैं, उसी के ऊपर हमारा आर्टिकल है। तो क्या है दोस्तों? पैक्ट विथ टोक्यो टू एडवांस लो कार्बन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट है उस पर क्या है? पैक्ट साइन हुए। तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो जापान पे विजिट गए। इंडिया इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अनाउंस क्या है? जो इंडिया की जो इन्वायरमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसने क्या अनाउंस किया है? साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, एमओसी साइन किया है विद टोक्यो अंडर द जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म साइन किया है। जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म क्या है? एक जापानीज इनिशिएटिव है। क्या है? जॉइंट कोऑपरेशन मैकेनिज्म एक जापानीज इनिशिएटिव है जो प्रमोट करता है लो कार्बन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्या प्रमोट करता है दोस्तों? लो कार्बन जो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्या है दोस्तों? जॉइंट कोऑपरेशन मैकेनिज्म है। आगे बढ़े दोस्तों।
अच्छा, की फीचर क्या है ज्वाइंट कोऑपरेशन मैकेनिज्म के? व्हाट इज द की फीचर ऑफ ज्वाइंट कोऑपरेशन मैकेनिज्म के? अगर हम ज्वाइंट कोऑपरेशन मैकेनिज्म के की फीचर्स देखते हैं तो जापान क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी है इन डेवलपिंग कंट्रीज। मैंने जैसे बताया जो ज्वाइंट कोऑपरेशन मैकेनिज्म है उसमें क्या है दोस्तों, जो लो कार्बन जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें क्या करेगा जापान इन्वेस्ट करेगा। ये एक जापानी इनिशिएटिव है। अगर हम आगे देखें द रिजल्टिंग इमिशन रिडक्शन आर क्रेडिटेड टू जापान अकाउंट तो दोस्तों क्या होगा, जापान इन्वेस्ट करेगा लेकिन अगर इमिशन जो रिडक्शन से जो पैसा आएगा तो वो क्या होगा, वो जापान के अकाउंट में जाएगा एज कार्बन ट्रेडिंग हेल्पिंग जापान मीट इन क्लाइमेट गोल। इंडिया का बेनिफिट कैसे हो सकता है इससे, इंडिया को क्या फायदा हो सकता है, इंडिया कैसे कमिट कर सकता है? एक तो इंडिया का सबसे बड़ा फायदा जो होगा, जापान का जो इन्वेस्टमेंट फ्लो है वो इंडिया में आएगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। क्या होगी, जो जापान की टेक्नोलॉजी है वो यहाँ इंडिया में आएगी और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। और जो लोकलाइजेशन है ऑफ एडवांस लो कार्बन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट हो गए, मशीनरी हो गए और सिस्टम हो गए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उसका क्या होगा दोस्तों, लोकलाइजेशन होगा। आगे बढ़ें, इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। ये जो जॉइंट कोऑपरेशन मैकेनिज्म है दोस्तों, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा? प्रोजेक्ट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन और रिमूवल एंड सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो होगा इंडिया में। इनेबल द इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग है उसको अंडर द आर्टिकल 6.2 पेरिस एग्रीमेंट। मैंने जैसे दोस्तों अभी कुछ दिन पहले बताया था, अंडर द आर्टिकल 6 इंडिया क्या है, इंडिया एग्री हो गया है कि वो नेशनल जो है एक अथॉरिटी बनाने वाला है जो कार्बन मार्केट है उसके ऊपर। इंडिया नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जैसे मैंने बताया, इंडिया नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विल अप्रूव द प्रोजेक्ट, इवेल्युएट द मिशन रिडक्शन एंड ओवरसी द इंडियाज कार्बन मार्केट। जैसे मैंने बताया कुछ दिन पहले मैंने बताया था, इंडिया जो है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के लिए उसने अप्रूव कर दिया, उसने बनाने के लिए अप्रूव कर दिया। और वो क्या करेगा, जितने भी कार्बन क्रेडिट के लिए जो अप्रूवल होगा, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उसको यही अप्रूव करेगी, यही अथॉरिटी क्या करेगी, अप्रूव करेगी, इवेल्युएट इमिशन रिडक्शन करेगी और इंडिया का जो कार्बन मार्केट है उसको ये देखेगी। इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट क्या है, एनडीसी क्या है दोस्तों, नेशनल कंट्रीब्यूशन जो कमिटमेंट है इंडिया के वो क्या है, हम वो देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे आपको पता होगा 2030 तक क्या है इंडिया का कमिटमेंट, क्या है इंडिया का कमिटमेंट है जो कार्बन इमिशन जो इंटेंसिटी है वो जीडीपी के कितने 45% कम करनी है, इमिशन इंटेंसिटी 45% बाय 2030। और कौन से लेवल लेना है दोस्तों, 2005 का लेवल लेना है। अगर हम उसकी बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं दोस्तों, तो 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर सिटी है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय द 2013। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें कार्बन सिंक बनाना है, एडिशनल कार्बन सिंक बनाना है। कितना कार्बन सिंक बनाना है, एडिशनल 2.5 से लेके जो 3 बिलियन जो इक्विवेलेंट हो कार्बन डाइऑक्साइड के, उतना हमें क्या बनाना है, कार्बन सिंक बनाना है। किसके थ्रू कार्बन सिंक बनाना है दोस्तों, अफॉरेस्टेशन के थ्रू। हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। जैसे आपको पता होगा, अगर हमें पेड़ लगाने होंगे, हमें हरियाली लानी होगी। जब सबसे ज्यादा दोस्तों कार्बन सिंक कहाँ होता है, सबसे ज्यादा कार्बन सिंक होता है फॉरेस्ट में होता है। क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें कार्बन सिंक बहुत होता है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें अफॉरेस्टेशन के थ्रू 2.5 से लेके 3 बिलियन तक जो CO2 के इक्विवेलेंट हो, हमें क्या करना है, जो कार्बन सिंक बनाने, क्या बनाने, कार्बन सिंक थ्रू द अफॉरेस्टेशन। आगे बढ़े और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मेरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस से। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।